हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि शिक्षा सिंप्लीफाइड पर क्लास 10 की पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसी सिलसिले में हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ चुकी है। अब हर दिन एक चैप्टर उस पर हम पढ़ेंगे, अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। और 10 से 15 दिन में हम कोशिश करेंगे आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर करेंगे द सेरेमनेट बनारस, ठीक है। 10 सेरेमनेट बनारस ये चैप्टर करेंगे बच्चों। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये चैप्टर है गौतम बुद्ध जी के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। सेरेमन मतलब होता है रिलीजियस टीचिंग, और इसका नाम द सेरेमनेट बनारस क्यों पड़ा वो हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध जी के बारे में बताते हुए कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, फिर 12 साल की उम्र में वो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने चले गए। वहाँ से आने के बाद उनकी शादी करा दी गई 4 साल बाद। फिर उनका एक बेटा था। फिर वो जो रॉयल लाइफ होती है, जो राजसी ठाठ होता है, वो जी रहे होते हैं। और फाइनली कुछ दिनों बाद जब वो 25 के हो जाते हैं तो वो एक बार शिकार के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि एक के बाद वो कई सारी चीज़ें देखते हैं। पहले देखते हैं बीमार आदमी, फिर बुढ़ा आदमी, फिर फ्यूनरल प्रोसेशन, और इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो वर्ल्ड की सफरिंग देखते हैं तो बहुत ही विचलित, व्याकुल, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मैं पर्यायवाची बिल्कुल बता रहा था, ठीक है, ओके। खैर, तो उसके बाद से फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा कि आखिर मनुष्य की ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों होती है, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आती है, तो इसलिए ये सवालों का जवाब ढूंढने वो निकल जाते हैं। फिर वो मॉन्क यानी कि सन्यासी बन जाते हैं। 7 साल वो ऐसे टहलते हैं, मतलब कई जगह जाते हैं, विजिट करते हैं, कई प्लेसेस पे जंगल जंगल घूमते हैं। उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो फिर एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठकर शपथ लेते हैं, जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाएगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, ठीक है। फिर 7 दिन बाद उनको इसका आंसर मिल जाता है। फिर जब उनको ज्ञान मिला तो भाई देखो, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ज्ञान जब मिलता है तो प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तब उसका प्रचार प्रसार करते हैं, मतलब ये सेरेमन रिलीजियस टीचिंग देते हैं, ठीक है। तो पहली बार जो उनका वो जो टीचिंग थी वो देते हैं वो बनारस के घाट पर, मतलब बनारस के घाट पर, पवित्र घाट पर, गंगा मैया के किनारे बैठकर मजे से एकदम। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कहानी दूसरे हिस्से पे जाती है जहाँ पे एक किसा गोतामी नाम की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट, बेटा प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो मेन कैरेक्टर होता है। जैसे कि आपने मूवी देखी अभी हाल फिलहाल में, RRR चल रही है, तो उसमें रामचरण और NTR प्रोटैगनिस्ट हैं। तो और अगर किक देखें सलमान खान है। तो वैसे जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो मेन कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें किसा गोतामी नाम की एक मेन कैरेक्टर रहती है। बच्चों देखो, तो क्या होता है कि इसका बेटा होता है, मतलब, और छोटा बच्चा होता है अभी, मतलब वो मर जाता है, ठीक है। अब ये दुख में इतना पागल हो जाती है, इतना पागल हो जाती है कि वो मरी हुए बच्चे को, मतलब लाश लेकर इधर उधर भटकती है कि कोई ऐसी दवाई दे दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानते हूँ, मृतक इंसान का कोई इलाज नहीं हो सकता है, कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो पड़ोसी इसे पागल घोषित कर देते हैं। फाइनली एक इंसान से मिलती है तो वो इंसान कहता है मैं दवाई नहीं दे सकता, मगर हाँ मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसकी दवाई दे सकता है, जो इसका क्योर जानता है। वो भेजते हैं गौतम बुद्ध जी के पास। ये औरत अपने मरे हुए बच्चे को लेकर, लाश को लेकर गौतम बुद्ध जी के पास जाती है। तो गौतम बुद्ध जी से इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा जिंदा, मगर एक ऐसे घर से सरसों लेकर आओ, मस्टर्ड लेकर आओ एक मुट्ठी, जहाँ पर कभी कोई मरा ना हो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ऐसे ही कोई घर हो ही नहीं सकता कि कभी कोई मरा ही नहीं हो। उनका कहना ये था, लाइन थी कि ऐसे घर से मस्टर्ड लेकर आना जहाँ पे कभी कोई पेरेंट्स या फिर बच्चे या कोई फ्रेंड मरा नहीं हो, ठीक है। सन या डॉटर कोई मरा नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं। जब वो मांगती है लोगों से तो लोग सोचते हैं हाँ ये सरसों की क्या बात है, एक मुट्ठी सरसों देने में मेरा क्या जाएगा, वो तैयार हो जाते हैं। मगर हकीकत आगे जब उन्हें पता चलती है कि ये ऐसे घर से सरसों चाहिए जहाँ पर कोई मरा नहीं हो, जब वो किस्सा गोतामी पूछती है उन लोगों से, तो बेसिकली वो लोग सब लोग मना कर देते, कह रहे तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को, ठीक है। आखिर में हताश निराश होकर कहीं दूर जाकर सीढ़ी के किनारे बैठ जाती है। वहाँ पर जब ये बैठती है बच्चों, तो देखती है कि कैसे रात में जो दिए फड़फड़ाते हैं, मतलब फ्लिकर करते हैं, फड़फड़ाना होता है, ठीक है, और फड़फड़ा के आखिर में बुझ जाते हैं। फिर इससे समझ में आता है कि ये मनुष्य की ज़िंदगी है, उसमें दुख तकलीफ समस्याएं रहती हैं और आखिर में उसका भी अंत हो जाता है।
फिर वो सोचती है कि मैं कितनी बड़ी पागल थी कि मैं ऐसे चक्करों में फंस गई थी, मैं अपने दुख में मैं इतनी बड़ी पागल हो गई थी कि मृत इंसान को जिंदा करना चाह रही थी। फिर गौतम बुद्ध जी के पास जाती है, वहाँ गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मतलब ये सारे लोगों के लिए कॉमन है, जो मृत्यु है, जो मौत है, वो सबको आनी ही आनी है, और बुद्धिमान वही है जो उसका शोक नहीं करे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं चैप्टर पे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 BC यानी 563 BC में हुआ था। ठीक है, उन्होंने लाइफ शुरुआत की थी सिद्धार्थ गौतम के नाम के एक प्रिंस से। ठीक है, तो 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूलिंग के लिए हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। फिर 4 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने शादी करी और बाद में उनको एक बेटा भी हुआ। 10 साल तक वो सुख चैन से रहे। ठीक है, आगे है। एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. लेकिन जब वो 25 साल के होते हैं, जो प्रिंस यानी कि गौतम सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, तो जब वो शिकार के लिए जा रहे होते हैं तो एक दिन उन्हें एक सिक मैन यानी बीमार आदमी, फिर एजेड मैन, उसके बाद से अंतिम संस्क्रिया और आखिर में उन्हें एक मॉन्क यानी कि सन्यासी दिखता है। मतलब ये एक के बाद एक चीज़ें होती हैं। उस वक्त उन्हें संसार की तकलीफ़ों का पता चलता है। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ये दृश्य उनको इतना झकझोर देती है कि वो इस चीज़ का जवाब ढूंढने की आखिर ये ह्यूमन की ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में इतनी पीड़ाएं क्यों होती हैं, उसके बारे में खोजने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. फिर वो जंगलों में, पहाड़ों में 7 साल घूमते हैं और फाइनली वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ वो प्रतिज्ञा लेते हैं। वाव का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कि जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे ये एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. ठीक है, तो उसके बाद से उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रखा था। फिर 7 दिनों के बाद वो ऐसा मौका आता है कि जब उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद से जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उन्होंने उसका नाम रख दिया बोधि ट्री। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी समय से वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस। सेरेमन मतलब रिलीजियस और मॉरल टॉक्स। ठीक है, तो बुद्ध जी ने वो पहली अपनी जो मॉरल जो सेरेमन थी वो दी थी, कहाँ पे दी थी वो, बनारस के घाट पर। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम भी द सेरेमन एट बनारस रखा गया है। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, उसके बाद द सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हेयर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो ये बुद्ध जी की जानकारी के बारे में, जानकारी ज्ञान को दर्शाता है। किसके प्रति, कौन सा ज्ञान, जो इंसान की तकलीफ़ें हैं उनका, जो सफरिंग है मतलब बेसिकली जो दिक्कतें हैं इंसानों की ज़िंदगी में। ठीक है, अब कहानी का दूसरा जो चैप्टर का दूसरा पहलू है वो सामने आता है पहली बार। किसा गोतामी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicines, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." किसा गोतामी जिसका एक लौता बच्चा होता है वो मर जाता है, फिर उसके दुख में वो
मृत शरीर को यानी कि लाश को, बच्चे के लाश को लेकर इधर उधर भागती है नेबर्स के पास, पड़ोसियों के पास, ताकि उसे दवाई मांगती है पड़ोसियों से, ठीक है। लेकिन नेबर कहते हैं कि वो अपना सेंसेस यानी कि उसका दिमाग खराब हो गया है, बच्चा तो मर चुका है, इसकी क्या दवाई होगी। At length, Kisagotami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. तो किसा गोतामी आखिर में एक इंसान से मिलती है जो उसे कहता है कि मैं आपको दवाई नहीं दे सकता हूँ, मगर ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। And the girl said, Pray tell me, sir, who is it? And the man replied, Go to Sakyamuni, the Buddha. वो उस इंसान से कहती है, हे मतलब मुझे बताइए, हे करके एक प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट के फॉर्म में कि प्लीज़ मुझे बताइए कौन है वो। तो वो इंसान गौतम बुद्ध जी के बारे में बताता है। किसा गोतामी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। फिर वो कहती है बुद्ध से, हे प्रभु मुझे ऐसी दवाई दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has a lost child, husband, parent or friend. फिर जब वो बुद्ध जी उससे कहते हैं, उसके जवाब देते हैं कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड यानी कि सरसों दे दो, हाँ लेकिन ऐसे घर से दो जहाँ पर कोई मरा नहीं हो, मतलब कभी कोई अपना बच्चा नहीं खोया हो, किसी ने अपना पेरेंट नहीं खोया, किसी ने अपना दोस्त ना खोया हो। फिर पुअर किसा गोतामी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, Here is mustard seed, take it. But when she asked, Did a son or a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. फिर किसा गोतामी उसको लेकर इधर से उधर ढूंढती है कि कैसा कोई ऐसा घर मिल जाए, लेकिन जब वो पूछती है कि हाँ मुझे सरसों चाहिए, तो सब लोग दया के दृष्टि से उसे दे देते हैं कि एक मुट्ठी सरसों की बात क्या है। मगर जब वो पूछती है कि मुझे ऐसे घर से सरसों चाहिए जहाँ पे कभी कोई मरा नहीं हो, तो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता ना। तो कहते हैं कि यार जो जिंदा रहने वाले हैं वो कम है, बहुत लोग हैं जो साथ छोड़ गए हैं। Kisa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. फिर उसके बाद वो होपलेस होकर, दुखी होकर सिटी के किनारे बैठ जाती है। वहाँ वो देखती है कि जो जो जलती, जो लाइट होती है सिटी की, वो जोत का फड़फड़ाना मतलब फ्लिकर करना, फ्लिकर हो रही होती है और आखिर में बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, आखिर में सिर्फ और सिर्फ बसता है तो क्या, अंधेरा। फिर उसे समझ में आता है कि अच्छा, इंसानों की फेट मतलब किस्मत यही है, दैट देयर लाइव्स लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, मतलब इंसानों की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं और आखिर में वो बुझ जाती हैं, मतलब मौत हो जाता है। And she thought to herself, How selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. फिर वो सोचती है मैं कितनी बड़ी स्वार्थी थी, अपने पागल में कितनी, अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई थी कि मैं ये भूल गई थी कि जो मौत है वो तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल आने ही आनी है। बल्कि जो इंसान अपने सारे स्वार्थ को त्याग देता है वो अमर हो जाता है, मतलब उसका नाम अमर हो जाता है, कहने का मतलब ये है। फिर वो बुद्ध जी के पास जाती है तो बुद्ध जी कहते हैं, द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। फिर बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो नश्वर हैं, नश्वर मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, जो इनकी डेथ हो जाती है, उनकी ज़िंदगी परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से भरी होती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसा कोई भी और तरीका नहीं है कि जिससे कोई डेथ को अवॉइड कर सके, जो मौत से बच सके, ऐसा कोई तरीका नहीं है, सबको मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। मतलब इंसानों की फितरत यही है कि मौत उनको आनी ही है एक फिक्स एज के बाद। एज ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in the danger of death. जैसे पका हुआ फल हमेशा गिरने के उसको खतरा रहता है कि वो गिर जाएगा, सेम चीज़ इंसानों के साथ है। जब वो जन्म लेता है तब से ही उसके सर पे खतरा मंडराता है मौत का। ठीक है बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। मतलब जैसे कि कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, उसका फेट, उसकी किस्मत में टूटना होता ही है, आज नहीं तो कल, वैसे ही इंसानों की जिंदगी होती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। वो फिर बताते हैं कि बुढ़ा हो या जवान हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, सबको ये मौत में जाना ही है, मौत सबको आनी है, और मौत के चक्रव्यूह में सब फंसते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। जो डेथ को ओवरकम कर लेते हैं, जो ज़िंदगी से चले जाते हैं, जिनको मौत मिल जाती है। देखो यार क्या कहते हैं वो, अब फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, अपने रिश्ते को भी नहीं बचा सकता। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। वो कहते हैं कि जैसे कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो भाई दोस्त होते हैं, परिजन होते हैं, वो दुख मनाते चलते हैं, लेकिन एक एक करके सारे लोग उनका साथ छोड़ते चले जाते हैं। कैसे छोड़ते चले जाते हैं? जैसे कसाई घर में बैलों को मार दिया जाता है, सेम वैसे ही। So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. तो ये जो संसार है ये मौत से ही जुड़ा है, मौत ही इसका किस्मत है, मतलब अंत ही मौत है। ठीक है, तो इसलिए जो वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो दुख नहीं मनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। वो कहते हैं कि ना तो रोने से ना ही दुख मनाने से कोई वापस आ सकता है, बल्कि जो लोग रोते हैं, दुखड़ा मनाते हैं, वो खुद की तबीयत ही खराब करते हैं। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। वो खुद को ही बीमार बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जो मर गया है वो इनके दुखड़ा रोने से या दुख मनाने से वापस नहीं आ सकता है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, जो समझ गया कि हाँ दुख आना ही है, मतलब एक्सेप्टेंस इज़ द रियल मूव ऑन का जो कंसेप्ट है ना, कि मान लेना हाँ दुख तो इंसानों की ज़िंदगी में दुख आएगा ही आएगा, वही सुखी हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का एंड हो गया, और आप लोग देखना कि आपसे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो नीचे दिए गए हैं। आई होप कि हो जाएंगे, और हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या डाउट है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आइए, डाउट्स पूछिए, क्वेश्चंस भेजिए, आपस में इंटरैक्ट करिए, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।